देखिए, मैं एक मध्यम वर्गीय मराठी कुटुंब से आता हूं और उद्धव मामू ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया या जो गाली दिए वो मुझे नहीं दिए। उद्धव मामू ने यह गाली हर मराठी आदमी को दी है। मैं कोकणी हूं, मालवणी हूं, हर कोकणी आदमी को और हर मालवणी आदमी को उद्धव मामू ने यह गाली दी है और इस गाली का जवाब मराठी आदमी आने वाले 15 तारीख को उद्धव मामी को जरूर देगा। उनसे जो सवाल पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि जो न्यूयॉर्क के मेयर है उन्होंने उमर खालिद के लिए चिट्ठी लिखी है, तो आप लगातार कह रहे हैं कि ममताजाइजेशन नहीं होगा इस मुंबई का, और उसी को लेकर उन्होंने इस शब्दावली का इस्तेमाल किया था। देखिए कि जोराम ममदानी जो न्यूयॉर्क के मेयर है उन्होंने सहानुभूति व्यक्त की है उमर खालिद के लिए। उस उमर खालिद के लिए जिस उमर खालिद ने यह कहा था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह और हमें चाहिए आजादी, हिंदुओं से आजादी। ऐसे उमर खालिद के साथ में 5 जनवरी 2020 को गेटवे ऑफ इंडिया पर वो भी एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे और आदित्य ठाकरे भी उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इसका मतलब उमर खालिद और आदित्य ठाकरे एक स्टेज पर थे, इसीलिए आदित्य ठाकरे और उद्धव मामू की भी नीति और नियत ये उमर खालिद जैसी ही है। और इसीलिए मुंबई शहर का ममदानीकरण या मैमडनाइजेशन ये उद्धव मामू करना चाहते हैं, मुंबई शहर का रंग बदलना चाहते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का षड्यंत्र है, जिस षड्यंत्र के अंतर्गत कुछ अंतर्राष्ट्रीय जिहादी इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ताकतें जो है वो कुछ शहरों का ताबा लेना चाहती है, इन्वेजन करना चाहती है। और इसी साजिश के अंतर्गत वो मुंबई पर भी अपनी आंखें लगाकर रखे हैं और उस अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र में उद्धव मामे भी उनके एक भागीदार है। ये उनके इस बयान से साबित होता है। वो कह रहे हैं कि आप जीते, भाजपा जीती तो मुंबई का अफगानिस्तान बनेगा। अगर उद्धव ठाकरे जीते तो मुंबई का पाकिस्तान बनेगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उद्धव ठाकरे और उद्धव मामू की जो नीतियां है और उनकी जो नियत है, उनके उम्मीदवार का प्रचार बम विस्फोट के आरोपी ने किया था। उनकी प्रचार फेरी में पाकिस्तान के झंडे लहराए गए थे। पाकिस्तान जिंदाबाद की घोषणा देने वाले रशीद मामू को उन्होंने अपनी पार्टी में प्रवेश दिया है, जिसके ऊपर मॉलेस्टेशन और फोर्जरी के आरोप है। ऐसे चंगेज मुल्तानी को भी उन्होंने अपनी पार्टी में जो है वो प्रवेश दिया है। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में मुंबईकर शब्द का इस्तेमाल किया है, लेकिन उन्होंने मराठी इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। और उन्होंने शिवसेना प्रमुख बालासाहब ठाकरे के नाम के आगे हिंदू हृदय सम्राट इस शब्द का उपयोग करने से उन्हें उसको टाला है। और इसीलिए उद्धव ठाकरे की जो नियत है वो साफ है, वो मुंबई शहर का रंग बदलना चाहते हैं। हरे रंग का चश्मा उन्होंने पहना हुआ है और मुंबई शहर का ममदानीकरण वो करना चाहते हैं। आप लोग लगातार हिंदू मराठी मेल की बात कर रहे हैं। जब उद्धव और राज ठाकरे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो हिंदू है लेकिन हिंदी नहीं है, वो इस बात पर जोर दे रहे हैं। उनको उर्दू चलता है, उनको जर्मन चलती है, उनको फ्रेंच चलती है। उनके बच्चों ने स्कूल और कॉलेज में मराठी को ठुकरा कर फ्रेंच और जर्मन को अपनाया था। उन्होंने उर्दू भाषा भवन की भी मांग की है। तो उर्दू से प्रेम है, फ्रेंच से प्रेम है, जर्मन से प्रेम है, लेकिन हिंदी से उन्हें एलर्जी है। यही जो इनकी नीति और नियत है, इस नीति और नियत को महाराष्ट्र की जनता ने पिछले विधानसभा के चुनाव में करारा जवाब दिया था। अभी आने वाली मुंबई की महानगर पालिका के चुनाव में आने वाले 15 तारीख को एक जो है वो भगवा तूफान इस मुंबई में आने वाला है और इस तूफान में ये बह जाने वाले हैं। भगवा तूफान की बात कर रहे हैं। वारिस पठान अब बुरके वाले से बढ़ के कलमे वाले पे आ गए। कलमा पढ़ने वाले जो है वो मेरा। हम तो ये चाह रहे थे या हम ये देख रहे थे कि वारिस पठान की तो नीयत ऐसी ही है, उससे तो हमें दूसरी कोई अपेक्षा है ही नहीं। लेकिन वारिस पठान जो कहता है उसके ऊपर उद्धव ठाकरे अपना जो है वो उसके ऊपर अपना जो मत है वो व्यक्त करते हैं या नहीं मत व्यक्त करते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे का उद्धव मामू बन चुका है और इसीलिए वारिस पठान ने दिए हुए बयान के ऊपर उद्धव ठाकरे या उद्धव मामू ने किसी भी प्रकार से ऑब्जेक्शन भी नहीं उठाया है। इससे उद्धव मामू की नियत क्या है ये साफ होती है। एक सवाल सर ब्रांड ठाकरे को लेकर है। क्या ये जो चुनाव है मुंबई बीएमसी का जो चुनाव है उसमें ब्रांड ठाकरे दाव पे लगा हुआ, क्योंकि इसके पहले हमने विधानसभा देखा, हमने लोकसभा देखा, वो अच्छा नहीं कर पाए। इसके ऊपर दांव पर लगा हुआ है एक परिवार, और एक परिवार को जो मुंबई की महानगर पालिका से हर हफ्ते की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग से जो कमीशन मिलता है, ये इनका जो कमीशन है वो दांव पर लगा हुआ है। लेकिन मुंबई की महानगर पालिका ये किसी एक परिवार की जागीर नहीं है। बीएमसी इज नॉट फैमिली बिजनेस। सबसे बड़ा ब्रांड वो मुंबई है, सबसे बड़ा ब्रांड वो मुंबई कर है। और अगर कोई ब्रांड था तो वो हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बालासाहब ठाकरे ये ब्रांड था।
असदुद्दीन ओवैसी ने मुंबई में और अकोला में सभा ली और सभा में उन्होंने कहा कि हमारा जो संविधान है उसकी शुरुआत है प्रेम्बल की वी द पीपल, भारत माता की जय से इसकी शुरुआत नहीं है, तो हम पर ये क्यों थोपा जाता है कि हम ईश पूजा करें या भारत माता की जय बोले। और अगर हम ये कहें कि इस मुल्क में रहना है तो खुदा या अल्लाह अल्लाह करना है, तो ये इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी से और कोई अपेक्षा रखी नहीं जा सकती। इस प्रकार के समाज विरोधी, देश विरोधी जो बयान है वो हमेशा करते आए हैं और हमारा इन सारी ताकतों के ऊपर आक्षेप ही ये है। हम किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हैं। हम अगर खिलाफ है तो देश विरोधी, आतंकवादी, जिहादी ताकतों के खिलाफ है। वंदे मातरम का विरोध करने वालों के हम खिलाफ है। भारत माता की जय बोलने का विरोध करने वालों के हम खिलाफ है। मोदी जी ने जब भी विकास किया तो मोदी जी ने यह नहीं देखा कि हमारे विकास का जो उपयोग है वो हिंदू को हो रहा है, मुसलमान को हो रहा है, क्रिश्चियन को हो रहा है, बौद्ध को हो रहा है या जैन को हो रहा है। जब भी उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मोदी जी ने सिलेंडर दिए तो सिलेंडर देते समय यह नहीं देखा कि वो जो लाभार्थी है वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, क्रिश्चियन है या बौद्ध है। या महाराष्ट्र में जब भी हमने लाड़की बहन योजना को लागू किया तो हमने ये नहीं देखा कि उस योजना की लाभार्थी जो हमारी बहन है वो हिंदू है या मुसलमान है, सिख है या क्रिश्चियन है या बौद्ध है। हमारा किसी धर्म को विरोध नहीं है, हमारा किसी जीवन पद्धति को विरोध नहीं है, हमारा किसी पूजा या उपासना की पद्धति को विरोध नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कोई वंदे मातरम का विरोध करेगा, भारत माता की जय का विरोध करेगा, अगर हिंदुस्तान का कोई विरोध करेगा तो हम इसके सामने संघर्ष करेंगे। ओवैसी ने यह भी कहा कि जैसे अमेरिका ने वेनेजुएला में घुस के वहां के राष्ट्रपति को उठाकर अपने देश में लेके आ गए, मोदी जी का 56 इंच का सीना है, मोदी जी को ये करने से कौन रोक रहा है? पाकिस्तान में जाए। मोदी जी के ताकत को असदुद्दीन ओवैसी जैसे समाज विरोधी, देश विरोधी, आतंकवादी और जिहादी शक्तियों की सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। आखिरी सवाल ये, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हम देख रहे हैं कि आपके गठबंधन में और साथ ही सामने दोनों में एक क्रेडिट वॉर चल रहा है। पूरे मुंबई में यूबीटी ने पोस्टर लगाया है कि हाँ हमने कोस्टल रोड बनाया और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर का भी क्रेडिट ले रहे हैं। ये मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई महानगर पालिका के चुनाव का एक कॉमेडी सीन है। आधी रात को भी अगर आप मुंबईकर को नींद से जगाओगे तो और पूछोगे कि मुंबई शहर में मेट्रो किसने लाई, कोस्टल रोड किसने बनाया, अटल सेतु किसने बनाया, या वर्ली के बीडीडी चाल में रहने वाले मराठी आदमी को 560 फुट का घर किसने दिया, तो आधी नींद में से भी उठकर मुंबईकर ये कहेगा कि ये भारतीय जनता पार्टी ने किया, ये महायुति ने किया, ये देवा भाऊ की सरकार ने किया, ये एकनाथ शिंदे जी ने किया। और इसीलिए इसका जो फाइनल जवाब है वो मुंबईकर जनता आने वाली 15 तारीख को इनको जरूर देगी। सर, एक ओवैसी को लेकर ही सवाल है कि बांग्लादेश खिलाड़ी को जिस तरह से वापस भेजा गया, इसको लेकर ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी वाले एक खिलाड़ी को वापस करके इतना जश्न मना रहे हैं धूमधाम से। मोदी जी की बहन जो शेख हसीना है वो दिल्ली में बैठी है, उन्हें क्यों नहीं भेजा जाता है? देखिए, बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जिस प्रकार से हिंदुओं को वहां पर जिंदा जलाया जा रहा है, इस प्रकार से एंटी ह्यूमैनिटी फोर्सेस के खिलाफ ये पूरा विश्व उनके सामने खड़ा है। और इसीलिए बांग्लादेश के किसी भी खिलाड़ी को हम यहां पर खेलने नहीं देंगे। बांग्लादेश के किसी भी खिलाड़ी को आईपीएल में हम सहभागी नहीं होने देंगे। और असदुद्दीन ओवैसी अगर इस प्रकार से जिहादी, इस्लामिक, फंडामेंटलिस्ट और एंटी ह्यूमैनिटी फोर्सेस की तरफदारी अगर करने वाले हैं तो उनको भी हम करारा जवाब देंगे।